हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। बड़े हर्ष का विषय है कि आप सभी लोग बीए सेकेंड ईयर की कक्षा में आ गए हैं, क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण महाविद्यालय में स्टूडेंट का आना सरकार ने पाबंदित कर रखा है। अतः इस दौरान सरकार द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि विद्यार्थियों को घर बैठे ही ऑनलाइन वीडियोस या मटेरियल उपलब्ध करवाया जाए। साथ ही साथ विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के असाइनमेंट देकर उनका मूल्यांकन किया जाए। यदि इसी प्रकार की परिस्थितियां जारी रहती है तो ऑनलाइन मूल्यांकन के भी आपके अंक जोड़े जा सकते हैं। ऑनलाइन जो असाइनमेंट वगैरह दिए जाएंगे उसके भी आपके अंक जोड़े जा सकते हैं। तो इसी कड़ी में हम प्रारंभ करते हैं। ये वीडियो आपके समक्ष उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अनुसार जो आपके 2 प्रश्न पत्र हैं, उसमें से द्वितीय प्रश्न पत्र जो है आपका वो है आर्थिक सिद्धांत भाग 2। इसके बारे में आज जो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थ क्षेत्र महत्व एवं सीमाएं। सर्वप्रथम इस प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहाँ से ये लिया गया है और इसके बारे में आपको पहले थोड़ी जानकारी दे दें ताकि आपको जो आगे जाकर पढ़ना है उसके बारे में आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट इकाई में देखते हैं हम समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थ क्षेत्र महत्व एवं सीमाएं। दूसरा है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद एवं राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय का माप, राष्ट्रीय आय को मापने में कठिनाइयाँ एवं सावधानियाँ, राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण। इसमें जो अनुशंसित पुस्तक लिखी गई है वो है BL ओझा समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें से आपको इकाई 1 का ये टॉपिक्स मिल सकते हैं, जिसके अंतर्गत इकाई 1 में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय के जो टॉपिक है, राष्ट्रीय आय का मापन और राष्ट्रीय आय संबंधी अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय कठिनाइयाँ और सावधानियाँ, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है। हमें पूरे इकाई का ही अध्ययन करना है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपको जो टॉपिक बताए गए उन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। इकाई 2 के जो आपके सिलेबस है उसमें हम देखते हैं राष्ट्रीय आय के निर्धारक घटक, राष्ट्रीय आय के निर्धारक घटक, उपभोग फलन, कीन्स का साधारण उपभोग फलन, बचत एवं उपभोग को प्रभावित करने वाले घटक, सरल गुणक की अवधारणा, निवेश फलन, उसका अर्थ, निवेश के स्तर का निर्धारण, बचत और निवेश के बीच समानता। इसके लिए टॉपिक भी आपको उक्त पुस्तक BL ओझा समष्टि अर्थशास्त्र में मिल सकते हैं। इस इकाई में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे सामने निकल कर आते हैं वो है उपभोग फलन, कीन्स का साधारण उपभोग फलन, सरल गुणक की अवधारणा और निवेश का जो टॉपिक है निवेश फलन, निवेश के स्तर का निर्धारण, बचत और निवेश के बीच समानता। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें सभी पर अपना ध्यान देना है और सभी का हमें अध्ययन करना है। इकाई 3 में आपके जो सिलेबस दिया गया है वो मुद्रा एवं कीमत स्तर, मुद्रा के बारे में और प्राइस लेवल, कीमत स्तर के बारे में, मुद्रा की पूर्ति की अवधारणा, RBI द्वारा जो मुद्रा की पूर्ति की जाती है M1, M2, M3, M4,
उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में प्रश्न कई बार पूछा गया है मुद्रा पूर्ति अवधारणा का। मुद्रा का मूल्य एवं सूचकांक द्वारा मुद्रा मूल्य का मापन। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, फिशर एवं कैम्ब्रिज विचारधारा, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें फिशर और कैम्ब्रिज के जो सिद्धांत है या विचारधारा है वो कई बार एग्ज़ाम में आए हैं। व्यापारिक बैंकिंग के सिद्धांत, व्यापारिक बैंकिंग के कार्य, साख निर्माण। बैंकिंग के जो टॉपिक है इसमें आपके साख निर्माण और इसके व्यापारिक बैंकिंग के कार्य, दो टॉपिक इम्पोर्टेंट बनते हैं। और ऊपर जो देखते हैं हम इकाई 3 में मुद्रा पूर्ति अवधारणा, मुद्रा परिमाण सिद्धांत, फिशर एवं कैम्ब्रिज, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट रहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमें लगभग सभी पूरे सिलेबस का ही अध्ययन करना होगा ताकि हम अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर पाएँ। इसके लिए अनुशंसित पुस्तक BL ओझा मुद्रा बैंकिंग एवं राजस्व, लक्ष्मीनारायण नाथुराम का मुद्रा बैंकिंग एवं राजस्व, दोनों में से कोई भी जहाँ पर आपको अच्छा टॉपिक या मिलते हैं वहाँ से आप वो बुक आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 में आपके जो टॉपिक दिए गए हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार में अंतर, तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन, विदेशी विनिमय दर का निर्धारण, टकसाली समता सिद्धांत और क्रय शक्ति समता सिद्धांत, विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य एवं विधियाँ। इसके लिए अनुशंसित पुस्तक है VC सिन्हा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, बर्ला एवं अग्रवाल अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र या व्यापार, BL ओझा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त। इसके लिए आपको प्रथम 2 पुस्तक में इसका अच्छा मैटर मिल सकता है। BL ओझा में भी इसका मैटर मिल सकता है, लेकिन उपयुक्त 2 पुस्तकों में इसका आपको अच्छा मैटर मिल सकता है। आगे चलने से पहले बता दूं, आपका जो सिलेबस है इसमें कई बुक्स या कई पेपर के आपका छोटा छोटा टॉपिक दिए गए हैं। जैसे कि आगे चलकर यदि आप MA इकोनॉमिक्स में प्रवेश लेते हैं तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक अलग ही पेपर चलता है। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक नाम से एक पेपर चलता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंधित पूरा सिलेबस होता है और उसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसी प्रकार इकाई 5 में जो है सार्वजनिक वित्त, जिसको पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, इसका एक अलग पेपर MA में चलता है। तो MA में आगे अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको ये पेपर मिलेंगे, लेकिन उन पेपरों का थोड़ा परिचय, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक का परिचय यहाँ पर आपको सेकेंड ईयर में दिया गया है, जिसमें इंट्रोडक्शन करवाने का प्रयास किया गया है कि पेपर क्या है और इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है। इकाई 4 में हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट बनते हैं वह तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत। इसमें एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो का सिद्धांत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके पश्चात है विनिमय दर का निर्धारण, जिसमें टकसाली समता सिद्धांत और क्रय शक्ति समता सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। ये 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके निकल कर आते हैं। इकाई 5 में हम देखते हैं कि आपके जो सिलेबस दिया है वो क्या है। सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस, इसका तात्पर्य सरकार जो आय प्राप्त करती है लोगों से और प्राप्त आय को जो व्यय करती है उसके बारे में क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, कैसे वो प्राप्त करती है, इसके बारे में अध्ययन करना है। सार्वजनिक वित्त का अर्थ, सार्वजनिक एवं निजी वित्त में अंतर, सार्वजनिक आय एवं इसके स्रोत, कर एवं गैर कर राजस्व या आय, सार्वजनिक ऋण के स्रोत, सार्वजनिक व्यय के प्रकार, भूमिका एवं प्रभाव।
इस 5वीं इकाई में जो आपके इम्पोर्टेंट निकल कर टॉपिक आते हैं, जिसमें फर्स्ट है सार्वजनिक एवं निजी वित्त में अंतर। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। सार्वजनिक आय के स्रोत, जिसमें कर आय और गैर कर आय के बारे में पूछा गया है। सार्वजनिक ऋण भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, जिसके बारे में सार्वजनिक ऋण कैसे प्राप्त किया जाता है इसके बारे में पूछा गया। और सार्वजनिक व्यय के प्रकार, प्रभाव, भूमिका के बारे में भी कई बार पूछा गया। तो ये 5वीं इकाई के लगभग सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि सभी के बारे में कभी न कभी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये आपका सिलेबस का परिचय आपको दिया है। अच्छा, सार्वजनिक इकाई 5 में जो आपकी अनुशंसित पुस्तकें हैं वो है JC पंत राजस्व, BP त्यागी राजस्व, BL ओझा मुद्रा बैंकिंग राजस्व, लक्ष्मीनारायण नाथुराम का मुद्रा बैंकिंग और राजस्व। इसमें प्रथम 2 पुस्तकों का यदि आप अध्ययन करते हैं तो इससे आपको अच्छा मैटर मिल सकता है। हालांकि BL ओझा लक्ष्मीनारायण नाथुराम का में भी मैटर दिया गया है, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुशंसा है वो JC पंत और BP त्यागी की राजस्व की जो पुस्तक है उसमें से आप टॉपिक लें या देखें तो आपको अच्छा उसमें मैटर मिल सकता है। लेकिन जैसा कि अपन आज जो अपन श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, तो इस जो आपके टॉपिक है से संबंधित वीडियो भी समय समय पर अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आपको बुक अधिक देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप वीडियो पूरी तरह से देखते हैं और उस वीडियो के बाद दिए गए असाइनमेंट को पूरा करते हैं तो काफ़ी हद तक आप टॉपिक पूरी तरह समझ जाएंगे और एग्ज़ाम तक पहुंचते पहुंचते आप काफ़ी हद तक उस टॉपिक को समझने लायक होंगे और आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यदि कोई अधिक अध्ययन करना चाहता है तो वो पुस्तकों ले सकता है, लेकिन जहाँ तक यदि आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपको अधिक पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होगी। इसी कड़ी में आज हम प्रारंभ करते हैं इकाई 1 का द्वितीय प्रश्न पत्र की इकाई 1 का टॉपिक समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, क्षेत्र, महत्व। देखते हैं जो आपका अध्याय फर्स्ट है, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, अर्थ, क्षेत्र, महत्व एवं सीमाएं। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, और सेकेंड ईयर में आपका ये जो बुक है या समष्टि अर्थशास्त्र के जो टॉपिक है इकाई 1 और इकाई 2 में, और साथ ही इकाई 3, 4 और 5 में जो समष्टि अर्थशास्त्र में ही शामिल किए जाते हैं वो टॉपिक आपको दिए गए हैं। समष्टि अर्थशास्त्र की विश्लेषण की आवश्यकता को यदि हम देखें तो समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण जो प्रारंभ होता है वो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जिसे आपने सुना होगा 1929 से 1933 के दौरान जो पश्चिमी देशों में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी थी, उस मंदी का विश्लेषण करने के बाद उस मंदी को दूर करने के लिए जो अर्थशास्त्र के या सरकार के आर्थिक नीतियों से संबंधित जो टूल दिए गए थे वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते थे। और क्योंकि उसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कुल मांग, कुल रोजगार और कुल उत्पादन और उपभोग को प्रभावित करने वाले टूल्स का विश्लेषण किया गया था, इसलिए उसको सामूहिक आर्थिक विश्लेषण कहा गया था। सामूहिक आर्थिक विश्लेषण का तात्पर्य संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो विश्लेषण किया जाता है वहाँ से वो प्रारंभ होता है। लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि इसे 2 शाखाओं में बताया जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। यदि हम इसको संपूर्ण रूप से इसका व्याख्या करें तो इससे हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण,
जिसमें हम अर्थव्यवस्था का व्यक्तिगत रूप से या वैश्विक रूप से आर्थिक विश्लेषण करते हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र होता है समष्टि आर्थिक विश्लेषण, जिसमें अर्थव्यवस्था का सामूहिक रूप से अध्ययन किया जाता है। तो ये अर्थशास्त्र की दो शाखाएं नहीं हैं, ये अर्थशास्त्र के अध्ययन करने की दो विधियां अपन कह सकते हैं, जिससे अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं, बृहद रूप से अध्ययन करते हैं। लेकिन वर्तमान में क्योंकि ये प्रचलन चल पड़ा है तो इसको दो शाखाएं माना जाता है, लेकिन इसको व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक विश्लेषण मानना अधिक उपयुक्त है। देखते हैं इसके बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ भी लिखा है कि अर्थशास्त्र की दो प्रमुख शाखाएं होती है, एक तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी समष्टि अर्थशास्त्र। ये शाखाएं कहना उचित नहीं होगा, ऐसे हम कह सकते हैं व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और समष्टि आर्थिक विश्लेषण, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था से ही संबंधित है। एक में जो विश्लेषण होता है वो सूक्ष्म रूप से किया जाता है, दूसरे में जो विश्लेषण होता है वो सामूहिक अर्थव्यवस्था का किया जाता है। सर्वप्रथम ओस्लो विश्वविद्यालय के जो अर्थशास्त्री रहे हैं रैग्नर फ्रिश ने 1933 में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का प्रयोग किया था। यहाँ पर आप जो 1933 देख रहे हैं, ये भी दर्शा रहा है कि ये जो टाइम पीरियड है मंदी का 1929 से लेकर 1933 तक, उस मंदी के दौरान ही जो टूल्स निकल कर आए थे सामूहिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए, तभी ये जो दो शाखाओं का विचार जो रैग्नर फिश ने दिया था उसी समय का है, 1933 का, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसा कि हम जानते हैं कि एक उद्योग, एक परिवार, एक फर्म आदि के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। कीमत सिद्धांत इसको इसलिए कहा जाता है कि आगे जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे होता है और बाज़ार में साधनों की कीमत का निर्धारण कैसे होता है। मांग और पूर्ति के बारे में पढ़ा होगा, मांग और पूर्ति से बाज़ार कीमत या सामान्य कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो मूल रूप से हम इसमें कीमत निर्धारण के बारे में ही पढ़ते हैं, इसलिए इसे कीमत सिद्धांत कहा गया है। ग्रीक शब्द माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है छोटा। इसकी परिभाषाएं हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने क्या परिभाषा दी। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र में समूहों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत आय के स्थान पर राष्ट्रीय आय का, व्यक्तिगत कीमत के स्थान पर कीमत स्तर का, व्यक्तिगत उत्पादन के स्थान पर राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन इसमें किया जाता है। बोल्डिंग ने बताया कि इसमें इंडिविजुअल के स्थान पर सामूहिक अध्ययन किया जाता है, जिसमें इंडिविजुअल आय, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल प्रोडक्शन के स्थान पर टोटल इनकम, टोटल प्राइस और टोटल प्रोडक्शन का अध्ययन किया जाता है। एक अन्य अर्थशास्त्री गार्डनर एक्ले ने अपनी रचना में बताया है कि समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन के संपूर्ण विस्तार या आयाम का अध्ययन करता है। ये व्यक्तिगत अंग के कार्य संचालन या पहचान या विस्तार की अपेक्षा आर्थिक अनुभव के विशाल रूप या हाथी के कुल आकार, शक्ति संचालन का अध्ययन करता है। इसमें कहा गया है कि गार्डनर एक्ले ने कहा कि इस प्रकार एक हाथी बहुत विशाल होता है, इसमें व्यक्तिगत अंगों के कार्य संचालन का अध्ययन नहीं किया जाता, संपूर्ण आकार रूप में, हाथी के कुल आकार रूप में उसका अध्ययन किया जाता है। ऐसा रूपक इन्होंने दिया है कि अर्थव्यवस्था का संपूर्ण रूप से इसमें अध्ययन किया जाता है। एक्ले ने आगे अपनी दूसरी रचना जो मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी 1978, इसमें ज़्यादा स्पष्ट करते हुए कहा है कि इसमें हम समष्टि अर्थशास्त्र में उन शक्ति या तत्वों का अध्ययन करते हैं, जैसे अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पादन, रोजगार, कीमतें, एक समयावधि में उनमें परिवर्तन और विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याएं जैसे मंदी, अवसाद, महामंदी, आर्थिक तेजी, मुद्रास्फीति, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक गतिहीनता, इसकी चल राशि जैसे राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय संपदा,
समग्र रोजगारी, बेरोजगारी, मजदूरी की दरें, कीमतों और ब्याज की दरों का सामान्य स्तर और उसमें परिवर्तन की दरें, इसे समग्र अर्थशास्त्र में कहा जाता है। तो इस परिभाषा में स्पष्ट होता है कि एक अर्थव्यवस्था में जो भी तत्व पाए जाते हैं, मंदी, अवसाद, तेजी, गतिहीनता, उत्पादन, रोजगार, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद, कीमतें, ब्याज दरें, उन सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। एक अन्य अर्थशास्त्री एन ग्रेगरी मैनक्यू ने समष्टि अर्थशास्त्र को समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध तत्वों, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास का अध्ययन बताया है। वही इन्होंने कहा है कि समस्त अर्थव्यवस्था में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं विद्यमान रहती हैं, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक विकास की समस्याएं रहती हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। एक अन्य इम्पोर्टेंट अर्थशास्त्री है जिनके कारण ऐसा कहा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र में इन्होंने काफ़ी योगदान किया, क्योंकि इन्होंने विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का जो दूर करने का इन्होंने सुझाव या समाधान प्रस्तुत किया था। इस जेन कीन्स का जो आप देखते हैं पुस्तक की रचना का वर्ष देखते हैं 1936, ये भी आर्थिक मंदी के पश्चात 1929 से 1933 के पश्चात ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक में इन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न टूल्स के बारे में बताया था कि रोजगार, ब्याज दरों और मुद्रा के माध्यम से अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है। इसके पश्चात माइकल कैलस्की और निकोलस कैल्डर ने वितरण का समष्टिगत सिद्धांत विकसित किया था। वितरण का आपने व्यष्टिगत सिद्धांत देखा था, जिसमें उत्पादन के विभिन्न कारक जो हैं, पूंजी को ब्याज, भूमि को लगान, मजदूरों को वेतन, साहसी को लाभ इत्यादि जो वितरण के व्यष्टिगत सिद्धांत थे, यहाँ पर माइकल कैलस्की, निकोलस कैल्डर ने वितरण के समष्टिगत सिद्धांत दिए हैं, जिसमें यदि अर्थव्यवस्था में सामूहिक उत्पादन होता है तो सामूहिक उत्पादन में किस प्रकार से वितरण का निर्धारण किया जा सकता है। कैलस्की ने राष्ट्रीय आय में मजदूरी और लाभ के सापेक्ष हिस्सों पर अर्थव्यवस्था में एकाधिकार के अंश का प्रभाव बतलाया है। कैलस्की ने राष्ट्रीय आय में जब राष्ट्रीय आय उत्पन्न होती है तो मजदूरी लाभ के हिस्सों पर एकाधिकार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि एकाधिकार रहता है या एकाधिकारी अंश जब रहता है तो मजदूरी और लाभ क्योंकि निगमों या साहसियों को होता है, मजदूरों को प्राप्त होती है, तो उस पर क्या प्रभाव होता है ये बताया है। कैल्डर ने राष्ट्रीय आय पर कैल्डर ने मजदूरी लाभ के हिस्सों पर उपभोग प्रवृत्ति निवेश के दर का प्रभाव बतलाया है। कैल्डर ने उपभोग प्रवृत्ति प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और निवेश की दर इन्वेस्टमेंट रेट का इस पर प्रभाव बतलाया है। तो ये जो कार्य किया गया था, जिसमें जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट मनी, जिसमें कुल अर्थव्यवस्था की समस्याओं को सुलझाने के लिए जो विश्लेषण किया गया था, और बाद में माइकल कैलस्की, निकोलस कैल्डर ने जो सिद्धांत विकसित किए थे, इनके कारण विश्व के समक्ष समष्टि अर्थशास्त्र का विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ, क्योंकि इनके द्वारा पश्चिमी देशों की जो विकास या वृद्धि की जो समस्याएं हैं, उनको दूर करने में काफ़ी हद तक मदद मिली थी। आगे हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के विकास के स्रोत और कारण क्या है। ये पॉइंट वाइज आपको दिया गया है कि इन घटनाओं से या इन कार्यों से समष्टि अर्थशास्त्र का विकास का, समष्टि आर्थिक विश्लेषण के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। पहला जिसमें है कि फिजियोक्रेट्स के भुगतान का चक्राकार प्रवाह। फिजियोक्रेट्स यानी प्रकृतिवादी के भुगतान के चक्राकार प्रवाह। भुगतान का चक्राकार प्रवाह का अर्थ है कि किस प्रकार से फर्म से परिवारों को आय प्राप्त होती है,
परिवारों की ओर से फर्मों को उत्पादन के साधन दिए जाते हैं। फर्म से सरकार को किस प्रकार वस्तुएं और सेवाएं दी जाती है, टैक्स दिए जाते हैं। तो एक परिवारों से किस प्रकार सरकार से सुविधाएं मिलती है, सरकार को आयकर या अन्य करों का भुगतान किया जाता है, उसका एक चक्राकार फ्लो होता है, सर्कुलर फ्लो। तो उस फ्लो के बारे में जब बताया तो उसमें, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था में मुख्य तत्व क्या होते हैं, परिवार से साहसी निकलते हैं, साहसियों से उत्पादन कार्य या उद्योग स्थापित किए जाते हैं। पारिवारिक समूहों के प्रतिनिधि के रूप में सरकार होती है। सरकार सभी कार्यों का नियंत्रण और संचालन अपने हाथ में रखती है। इस वजह से एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था का उसमें झलक हमें दिखती है। तो उस संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो इनकम फ्लो होता है, इनकम फ्लो के कारण हमें पता लगता है कि यहाँ पर हमें सामूहिक रूप से अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना है। तो फिजियोक्रेट्स के भुगतान के चक्राकार प्रवाह से इसका शिलान्यास हुआ। इसमें शिलान्यास लिखा गया, अर्थशास्त्र का शिलान्यास हुआ, जिसमें वॉलरस, शुम्पेटर, केंट और कीन्स आदि ने विकास किया। तो यहाँ से हम इसको मान सकते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है, मार्शल तथा पीकू ने राष्ट्रीय लाभांश की धारणा का प्रतिपादन कर समष्टि अर्थशास्त्र की विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मार्शल के बारे में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, अल्फ्रेड मार्शल, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी पुस्तक थी, 1890 में इन्होंने लिखी थी। और AC पीकू, आर्थर सेसिली पीकू तो मार्शल के गुरु थे और मार्शल पीकू के शिष्य थे। तो इन्होंने जो राष्ट्रीय लाभांश, नेशनल डिविडेंड की जो अवधारणा का प्रतिपादन किया था, उससे समष्टि अर्थशास्त्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। नेशनल डिविडेंड्स मतलब जो भी सामूहिक उत्पादन कार्य होता है उसमें प्रत्येक के भाग का निर्धारण किस प्रकार होना चाहिए। तीसरा, व्यापार चक्रों का विश्लेषण और 1930 की आर्थिक मंदी के भयानक परिणामों ने समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को बढ़ाया। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, व्यापार चक्र, क्योंकि 1930 का जब हम टाइम पीरियड देखते हैं तो 1930 में यदि हम विकसित देशों के बारे में बात करें तो विकसित देश हमें 1930 में ब्रिटेन के कुछ देश, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड और अमेरिका के देश मिलते हैं। जो विकसित देशों, अमेरिका के कुछ देश मिलते हैं विकसित देशों की श्रेणी में कहे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी और काफ़ी हद तक जो व्यापार की जो स्थिति, व्यापार काफ़ी विस्तृत था। तो वहाँ पर व्यापार चक्र भी अधिक आते थे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर वहाँ पर विकसित हो चुका था। मुद्रा के द्वारा आर्थिक गतिविधियों का, लेन देन का संचालन होता था, इसलिए व्यापार में उतार चढ़ाव वहाँ पर अधिक देखा गया। अधिक वस्तुएं उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर मांग के प्रभाव भी देखा गया। मांग का प्रभाव जब कम हो जाता है तो व्यापार चक्रों में मंदी की स्थिति होती है। जब मांग का प्रभाव अधिक हो जाता है तो व्यापार चक्र में तेज़ी की स्थिति होती है। ऐसी परिस्थितियाँ वहाँ पर थी और 1930 की जो आर्थिक मंदी थी इसने समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को और बढ़ा दी, क्योंकि 1930 की आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण में कोई अधिक टूल्स या उपाय हमारे पास या विश्व के समक्ष नहीं थे। इसलिए समष्टि अर्थशास्त्र के महत्व को और बढ़ाया। आगे चलकर यदि हम रोजगार सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो JB से का बाजार नियम है, JB से फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं, उनका जो बाजार नियम है, बाजार का नियम, उस नियम के आधार पर 1930 तक जो आर्थिक क्रियाएं थी वो संचालित हुई। लेकिन 1930 में उस नियम की अधिक व्यवहार्यता नहीं रही, क्योंकि जो मंदी थी उससे निकलने का कोई उपाय उस नियम के तहत नहीं बताया गया था। इसलिए 1936 में केन्स ने जो टूल्स दिए थे उसके द्वारा मंदी से निकलने के लिए काफ़ी
प्रभावी उपाय बताए गए थे, जिससे समष्टि आर्थिक विश्लेषण का महत्व और बढ़ा। राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा अर्थव्यवस्था के विकास, नियमन नियंत्रण में समष्टि अर्थशास्त्र को आधार बनाया तो समष्टि अर्थशास्त्र के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्योंकि जब आर्थिक क्रियाएं बढ़ती गई, उद्योग स्थापित होते गए, 1930 के बाद में कई देश औपनिवेशिक दासता से मुक्त हुए, कई देश स्वतंत्र हुए, वहाँ पर औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात हुआ, कई प्रकार के उद्योगों की स्थापना हुई। तो उद्योगों की स्थापना में सर्वप्रथम सरकार ने अपने द्वारा उद्योगों की स्थापना करी, जिससे राज्य का हस्तक्षेप जो था वो अर्थव्यवस्था में बढ़ा। राज्य ने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं लागू करी, कुछ अर्थव्यवस्था का नियमन किया, नियंत्रण किया, जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था प्रभावित होने लगी। इससे भी समष्टि अर्थशास्त्र का आधार बना। पांचवा देखते हैं, आर्थिक नियोजन और विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा ही संभव होता है। अतः आर्थिक नियोजन के बढ़ते महत्व ने समष्टि अर्थशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्तमान में हम देखते हैं कि प्रत्येक देश में ये चर्चा रहती है कि विकास किया जाए, आर्थिक विकास किया जाए या वृद्धि की जाए। भारत देश में भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की जा चुकी हैं, जिसके तहत आर्थिक विकास के प्रयास किए जाते हैं। क्योंकि जब आर्थिक नियोजन की योजना बनाई जाती है तो सभी क्षेत्रों की प्राथमिकता तय की जाती है। कृषि क्षेत्र में कितना विकास करना है, उद्योग में कितना विकास करना है, सेवा क्षेत्र में कितना विकास करना है, स्वास्थ्य में कितना विकास करना है। क्योंकि आर्थिक नियोजन में अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने की प्लानिंग की जाती है। इसलिए इसका अध्ययन, आर्थिक नियोजन और विकास संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी समष्टि आर्थिक विश्लेषण में किया जाता है। छठा है, अर्थशास्त्र में व्यवहारिक दृष्टिकोण, अर्थव्यवस्था की गत्यात्मक प्रवृत्ति और मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास ने समष्टि विश्लेषण को महत्व को बढ़ाया है। अर्थशास्त्र के व्यवहारिक दृष्टिकोण, क्योंकि वर्तमान में संपूर्ण देश, क्योंकि छोटे छोटे राज्य तो वर्तमान में रहे नहीं, बड़े बड़े देश हैं, तो उनमें बड़े बड़े देशों में अर्थव्यवस्था को संचालित करने के लिए समष्टि विश्लेषण अधिक महत्वपूर्ण है। और मुद्रा के विकास ने भी मौद्रिक व्यवस्था के विकास ने भी समष्टि विश्लेषण का महत्व बढ़ाया, क्योंकि मुद्रा एक महत्वपूर्ण तत्व है। मुद्रा के व्यापक प्रचलन से समष्टि अर्थशास्त्र का विकास हुआ। तो ये 6 मुख्य पॉइंट आपको ध्यान में रखना है जो समष्टि अर्थशास्त्र के विकास के स्रोत है और कारण है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र जो आर्थिक विश्लेषण है उसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे या उसका क्षेत्र कहाँ तक जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र, जैसा कि पहले अपन ने पढ़ा था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहते हैं, इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र को इनकम थ्योरी कहते हैं, आय और रोजगार का सिद्धांत। इनकम थ्योरी इसको कहा जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र को इनकम थ्योरी, आय का सिद्धांत, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण रूप से राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय के वितरण और राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले घटक और आर्थिक विकास के द्वारा या आर्थिक नियोजन के द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, इन्हीं सब बातों या समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए इसे राष्ट्रीय आय, इसे समष्टि अर्थशास्त्र को आय सिद्धांत भी कहा जाता है। तो यही इसका एक पहला जो अध्ययन का क्षेत्र बनता है कि इसमें आय और रोजगार के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, इसमें सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन, सामान्य कीमत स्तर या सामान्य मूल्य स्तर का इसमें अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर से मतलब यह है कि सामान्य कीमत स्तर वह स्तर है जिसमें जो सूचकांक के द्वारा निर्धारित होता है। सूचकांक, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। यदि हम एक इंडेक्स बनाए जिसमें अनाज, खाद्यान्न शामिल करें, गेहूँ, चावल, जो इस तरह के यदि खाद्यान्न शामिल करें और उनका मूल्य लिखें, हर खाद्यान्न के सामने इसका मूल्य लिखें एक निर्धारित वर्ष में कि इसका मूल्य ये था, और आगे किसी एक अन्य वर्ष में उसका मूल्य हम देखें, तो
वो तुलनात्मक जो अध्ययन होता है वो सामान्य कीमत स्तर को दर्शाता है। अब सामान्य कीमत स्तर सभी वस्तुओं का औसत दर्शाता है, एवरेज। तो एवरेज में हम ऐसा हो सकता है कि किसी निश्चित वर्ष में कुछ वस्तुओं की कीमतें कम हो जाए और कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाए। तो सामान्य मूल्य स्तर केवल एक एवरेज दर्शाता है, वो व्यक्तिगत कीमतों को नहीं दर्शाता है। इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें है वह है आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास, प्रत्येक देश में आजकल आर्थिक विकास की चर्चा है। आर्थिक विकास की चर्चा है, इसलिए आर्थिक विकास का इसमें अध्ययन किया जाता है। आर्थिक विकास के तहत विभिन्न प्रकार की योजना बनाना, उस योजनाओं से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करना, इसका अध्ययन करते हैं। चौथा है व्यापार चक्रों का सिद्धांत। जैसा कि पहले बता चुके हैं, व्यापार चक्र जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ जिन देशों में या विकसित देशों में, वर्तमान में हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आने का प्रयास कर रहा है। काफ़ी हद तक यहाँ पर विकास कार्य के परिणाम आने लगे हैं और काफ़ी हद तक राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। तो आप देखते होंगे कि जब भी मंदी की स्थिति आती है तो भारत देश भी अब उससे प्रभावित होने लगा है। तो भारत भी विकसित देशों की श्रेणी में आ रहा है। व्यापार जहाँ पर ज़्यादा होगा वहीं पर व्यापारिक चक्रों का आगमन होगा। इसका अध्ययन भी हम इसमें देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र में। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी विनिमय का सिद्धांत। इसमें जैसा कि पहले बताया चुका है कि जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है तो उसमें क्या सिद्धांत होते हैं, और जब दो देशों की मुद्राएं अलग होती है तो उसका विनिमय किस प्रकार से किया जाता है, विनिमय का निर्धारण कैसे होता है, विनिमय दर का। छठा जो इसमें है मुद्रा और बैंकिंग का सिद्धांत। जैसा कि पहले बताया है कि मुद्रास्फीति, मंदी और मुद्रा के समस्याओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें अतः मुद्रा और बैंकिंग का अध्ययन का क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाता है। सातवां है राजस्व का सिद्धांत। राजस्व का तात्पर्य है कि सरकार आय किस प्रकार प्राप्त करती है, प्राप्त आय को किस प्रकार व्यय करती है, और सरकार किस प्रकार ऋण लेती है, सार्वजनिक ऋण लेती है, सार्वजनिक ऋण का उपयोग किस प्रकार करती है, और इन सब की व्यवस्था के लिए क्या वित्तीय प्रशासन सरकार के पास है, उन सब का अध्ययन राजस्व के सिद्धांत में किया था। और आठवां है वितरण का समग्र सिद्धांत। जैसा कि माइकल कैलेस्की और कैल्डोर का जो पहले पढ़ चुके हैं, उसमें वितरण के समग्र सिद्धांत को इसमें अध्ययन किया था। तो ये 8 जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसमें समष्टि आर्थिक विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। ये सभी जो क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत संचालित क्रियाएं या गतिविधियां हैं, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। उसी का आपको विस्तृत रूप से बताया है कि फर्स्ट जो है अध्ययन किया था आय और रोजगार का सिद्धांत, जिसमें आय और रोजगार को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन, समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। जिसमें उपभोग फलन, विनियोग फलन, गुणक और त्वरक का अध्ययन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उपभोग, विनियोग, गुणक और त्वरक राष्ट्रीय आय और रोजगार को सीधे ही प्रभावित करते हैं, इसलिए इनका अध्ययन किया जाता है। सामान्य मूल्य स्तर का अध्ययन किया जाता है, जनरल प्राइस लेवल। सामान्य मूल्य स्तर के निर्धारण के साथ अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, संकुचन, मुद्रास्फीति, डिसइंफ्लेशन, मुद्रा संस्फीति, रिफ्लेशन का अध्ययन किया जाता है। तो मूल्य स्तर, क्योंकि मुद्रा इसमें स्वयं ही शामिल हो जाती है कि मुद्रा के द्वारा ही वस्तु और सेवाओं का मूल्य निर्धारित होता है। तो मुद्रा से संबंधित जो भी आप इसमें अर्थव्यवस्था में गतिविधियां या उतार चढ़ाव देखते हैं, जब मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा संस्फीति, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। तीसरा आर्थिक विकास और नियोजन के सिद्धांत। अर्थव्यवस्था में विकास नियोजन के सिद्धांत की विधियां बनाना, व्यू रचना बनाना और सिद्धांतों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। चौथा है व्यापार चक्रों का सिद्धांत। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये व्यापारिक उतार चढ़ाव का विश्लेषण
उन उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उपाय। व्यापारिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति और व्यापार नीति का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। मौद्रिक नीति जो मुद्रा से संबंधित नीति होती है, मुद्रा के द्वारा जब अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है तो उसे मौद्रिक नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति सरकार की नीति होती है, इसमें सरकार सार्वजनिक आय और व्यय और अन्य क्रियाओं के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करती है। मौद्रिक नीति जो होती है वो देश का केंद्रीय अधिकारी संचालित करता है। जैसे कि भारत में देश का केंद्रीय मौद्रिक अधिकारी जो है वो आरबीआई है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो समय समय पर प्रस्तुत की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो ब्याज दरें होती हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है, ताकि उन ब्याज दरों के परिवर्तन से मुद्रा का जो फ्लो होता है, मुद्रा का जो प्रवाह होता है वो प्रभावित होता है, और जिससे आर्थिक तत्वों जैसे विनियोग, उपभोग, रोजगार, मांग और पूर्ति इत्यादि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव पड़कर आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। और राजकोषीय नीति जब केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति से अधिक प्रभाव नहीं होता तो सरकार राजकोषीय नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करती है। तो व्यापार चक्रों के सिद्धांत में हम ये अध्ययन इसमें करते हैं। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विदेशी विनिमय का सिद्धांत, जिसमें व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत, व्यापार की शर्तें, विदेशी विनिमय दर कैसे निर्धारित होती है, विनिमय दरों का उतार चढ़ाव क्या होता है, विदेशी विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण का मतलब जो विदेशी मुद्राएं वो अधिक उतार चढ़ाव ना करे, जिससे कि व्यापार पर प्रभाव ना पड़े, उसमें एक्सचेंज कंट्रोल किया जाता है, उसका अध्ययन उसमें किया जाता है। छठा है मुद्रा और बैंकिंग के सिद्धांत। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मुद्रा और बैंकिंग के सिद्धांत का भी समावेश है। इसमें मौद्रिक व्यवस्थाएं, साख व्यवस्था, बैंकिंग सिद्धांत, केंद्रीय बैंक व्यवस्था और कार्य प्रणाली, अंतर्राष्ट्रीय वित्त का अध्ययन किया जाता है। जो भी बैंकिंग और मुद्रा से संबंधित जो भी इसमें व्यवस्था या सिद्धांत है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। राजस्व के सिद्धांत, जैसा कि पहले बताया गया है कि इसमें सामाजिक कल्याण की दृष्टि से सार्वजनिक व्यय, आय और सार्वजनिक ऋणों से संबंधित सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक युग में राजकोषीय नीति का दूसरी नीतियों के साथ समायोजन बैठाया जाता है। ये सब समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। आठवां है वितरण का समष्टि सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वितरण का समष्टि मूलक सिद्धांत आता है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के विभिन्न साधनों का राष्ट्रीय आय में सापेक्षिक हिस्सा निर्धारित करने के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। स्पष्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। आगे चलकर हम देखते हैं कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण जब हम करते हैं तो जब संतुलन की स्थिति का अध्ययन करते हैं, जैसा कि आपने व्यष्टि विश्लेषण में पढ़ा होगा, व्यष्टि स्थितिकी जब स्थिर अवस्था में व्यष्टि आर्थिक घटकों के पारस्परिक समायोजन से संतुलन की अंतिम स्थिति का जो अध्ययन करते हैं उसे समष्टि स्थितिकी कहते हैं। इसी प्रकार से समष्टि विश्लेषण में हम देखते हैं कि 3 प्रकार की संतुलन स्थितियों का अध्ययन हम करते हैं। समष्टि स्थितिकी, समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी, समष्टि प्रायोगिक। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है। समष्टि स्थितिकी, समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें कि समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अंतिम संतुलन का अध्ययन किया जाता है। संतुलन स्थापना के कारण प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते हैं, अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करते हैं। इसमें समष्टि स्थितिकी में हम किसी समय बिंदु पर अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक समय बिंदु पर क्या स्थिति है वो देखते हैं और संतुलन की स्थिति देखते हैं, जिसमें समष्टि आर्थिक चर। समष्टि आर्थिक चर क्या होते हैं? जैसा कि पहले बताया गया कि समष्टि विश्लेषण में हम कुल उत्पादन, कुल आय, कुल रोजगार, कुल उपभोग, कुल विनियोग इत्यादि यानी टोटल्स का अध्ययन करते हैं, समूह का अध्ययन करते हैं। ये सारे समष्टि आर्थिक चर हैं। तो क्योंकि समष्टि स्थितिकी में मुख्य समष्टि विश्लेषण में हम अर्थव्यवस्था में आय का उसमें अध्ययन करते हैं कि आय का संतुलन कैसे होता है।
समष्टि स्थितिकी में हम देखते हैं कि किसी समय बिंदु पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अंतिम संतुलन स्थिति का अध्ययन किया जाता है। संतुलन स्थापना के कारण ये संतुलन किस प्रकार से स्थापित हुआ है और प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देते। इससे एक समीकरण द्वारा हम समझ सकते हैं। समीकरण है y = c + i, जिसमें y बराबर टोटल नेशनल इनकम, c बराबर टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या कुल उपभोग व्यय, और I है टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कुल निवेश व्यय। कुल राष्ट्रीय आय जो निर्भर करती है वो कुल उपभोग और कुल निवेश पर निर्भर करती है। या हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि जो भी आय होती है उसके दो भाग होते हैं, या तो उसका उपभोग किया जाता है या उसका निवेश किया जाता है। प्रोफेसर कुरिहारा और कीन्स के अनुसार समष्टि स्थितिकी में राष्ट्रीय आय वहाँ निर्धारित होती है जब कुल पूर्ति फलन तथा कुल मांग फलन एक दूसरे को काटते हैं। एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन ASF और एग्रीगेट डिमांड फंक्शन ADF एक दूसरे को काटते हैं। इस चित्र में हम देखते हैं कि OX अक्ष पर राष्ट्रीय आय दी गई है करोड़ रुपए में, OY अक्ष पर कुल व्यय और कुल पूर्ति दी गई है, जिसमें O बिंदु से जो 45 डिग्री की रेखा आप देख रहे हैं, y = c + i, ये कुल पूर्ति फलन की रेखा, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन, कुल पूर्ति फलन इसको कहते हैं। और ये जो रेखा आप देख रहे हैं C, ये कुल उपभोग व्यय की रेखा है या उपभोग की रेखा है, कुल उपभोग की रेखा है। और ये जो रेखा है C + i, क्योंकि उपभोग और विनियोग सम्मिलित होकर कुल मांग को बताते हैं, तो ये एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को दर्शाता है। जैसा कि व्यष्टि विश्लेषण में आपने देखा था कि एक डिमांड फंक्शन एक सप्लाई फंक्शन होता है, इसी प्रकार से इसमें ये सप्लाई फंक्शन है और ये डिमांड फंक्शन है। ये उपभोग की रेखा है और ये जो पोर्शन है C, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं C रेखा, और इसका जो ये इतना गैप जो आप देख रहे हैं, ये गैप क्यों होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ये गैप क्यों होता है, क्योंकि जब राष्ट्रीय आय 0 से स्टार्ट होती है, ये राष्ट्रीय आय है, ये जब 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन उपभोग है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, उपभोग यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि उपभोग को समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत कहा जाता है। जब लोगों के पास आय नहीं होती है तो भी वो उपभोग करते हैं। कैसे करते हैं ये बात अलग है, वो किसी से उधार लेकर करे, किसी से लोन लेकर करे, लेकिन उपभोग कभी समाप्त नहीं होता। तो जो C रेखा है वो यहाँ से प्रारंभ होती है, और जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि की रेखा है वो यहाँ से प्रारंभ होती है 0 से। ये जो रेखा है ये राष्ट्रीय आय को भी दर्शाती है कि राष्ट्रीय आय की पूर्ति किस प्रकार से होगी। यहाँ पर जैसे जैसे देख रहे हैं कि अब आय बढ़ रही है, इस तरफ देखते हैं, इस तरफ आय बढ़ रही है, वैसे वैसे उपभोग की रेखा भी ऊपर जा रही है। कई पुस्तकों में ये रेखा आपको बहुत स्टीप दिखेगी या इसका ढाल अधिक दिखेगा, यूँ इस तरह की ये रेखा दिखेगी उपभोग की रेखा, वो भी ठीक है, और इस प्रकार की रेखा ये भी ठीक है। इसमें दर्शाया गया है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, लेकिन उपभोग आय से कम अपेक्षा में बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 45 डिग्री पर जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ रहा है, लेकिन उस दर से नहीं बढ़ रहा जिस दर से आय बढ़ रही है, क्योंकि आय बढ़ने का जो ढाल है वो तीव्र है और उपभोग का ढाल है वो कम है। C, उपभोग के दो पोर्शन होते हैं जिसको अपन कहते हैं
उपभोग के दो पोर्शन होते हैं, इसको अपन कहते हैं ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई, जिसमें ए का मतलब होता है स्वायत्त उपभोग, बी का मतलब होता है बढ़ी हुई आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च किया जाता है। इसको सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से दर्शाया जाता है। यदि जहाँ से उपभोग की रेखा प्रारंभ हो रही है वहाँ से एक रेखा खींची जाए, इसमें देखते हैं जहाँ से ये उपभोग की रेखा प्रारंभ हो रही है, यदि वहाँ से एक रेखा खींची जाए इसी पॉइंट से मिलाते हुए, तो इस रेखा का जो नीचे वाला भाग होगा वो होगा ए स्वायत्त उपभोग का, और इस रेखा और सी के बीच वाला जो पोर्शन बढ़ता जा रहा है ये भाग होगा बी वाई। ये वाला इसमें जो दो भाग इसके उपभोग के होंगे जो बताए थे वो इस प्रकार से होंगे, क्योंकि स्वायत्त उपभोग, स्वायत्त जैसा कि वर्ड से पता चल रहा है ऑटोनॉमस, इसका कोई राष्ट्रीय आय से कोई लेना देना नहीं है। यदि राष्ट्रीय आय नहीं होती तो भी ये एक सीधी रेखा के रूप में होता, और जब राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो बी, क्योंकि बी वाई हमने लिखा है, जो वाई आय बढ़ रही है तो उससे उपभोग की प्रवृत्ति भी प्रभावित हो रही है, इसलिए उपभोग की रेखा भी बढ़ रही है। और जब उपभोग में विनियोग शामिल हो जाता है तो ये हो जाता है कुल मांग फलन। तो समष्टि स्थितिकी में हम अध्ययन करते हैं कि जब कुल पूर्ति फलन और कुल मांग फलन एक दूसरे को ई बिंदु पर काटते हैं तो वहाँ पर अंतिम संतुलन स्थिति में राष्ट्रीय आय का निर्धारण वाई होता है। आगे देखते हैं। इस प्रकार समष्टि स्थितिकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का किसी समय बिंदु पर अंतिम संतुलन अवस्था का विश्लेषण करती है। यह संबंध समस्त पूर्ति फलन और समस्त मांग फलन में कोई परिवर्तन नहीं होने पर काल पर्यंत स्थिर रहता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं कि अगर उपभोग फलन दिया है तथा स्वायत्त व्यक्तिगत निवेश और स्वायत्त सरकारी व्यय की मात्रा स्थिर है तो आय का संतुलन समीकरण इस प्रकार से प्राप्त होगा। यह आपको उपभोग फलन दिया गया है, उपभोग फलन या राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर में देखते हैं, जिसमें उपभोग फलन है C = A + B/, जिसमें A स्वायत्त उपभोग और B उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को दर्शाता है, और I और G को इसमें स्थिर मान लिया गया है। स्वायत्त व्यक्तिगत निवेश और स्वायत्त सरकारी व्यय की मात्रा स्थिर है, स्थिर मान लिया गया है, तो राष्ट्रीय आय का संतुलन किस प्रकार से प्राप्त होगा इसको देखते हैं। सरकारी स्वायत्त व्यय, इसमें देखते हैं कि यदि जो मूल्य है C के मूल्य जो है A + B/, और को इसमें यदि प्रतिस्थापित किया जाता है तो हमारे पास समीकरण बनकर आता है y = A + B/, + I + G। I और G को स्थिर माना गया है, जो इसके ऊपर आप ये रेखा देख रहे होंगे, थोड़ी साइड में चली गई है, रेखा I और G के ऊपर है। तो उपभोग केवल उपभोग, क्योंकि हम इसमें अभी समीकरण निकाल रहे हैं या सूत्र निकाल रहे हैं जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय आय बाद में कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास उपभोग फलन का मूल्य स्थापित करने पर समीकरण बनता है वो है y = A + B/, + I + G।
जिसमें y माइनस बी वाई इधर बाहर ले लेते हैं बराबर a प्लस आई प्लस जी। इसमें y कॉमन लेने पर y ब्रैकेट 1 माइनस बी प्लस a प्लस आई प्लस जी, या y बराबर a प्लस आई प्लस जी अपॉन 1 माइनस बी। ये हमारा अंतिम रूप से राष्ट्रीय आय ज्ञात करने का समीकरण निकल कर आता है। अब इसमें यदि देखते हैं कि जो हमारा स्वायत्त उपभोग है ए, यानी ए हम मानते हैं कि 50 करोड़ रुपए हो, निजी स्वायत्त निवेश 100 करोड़ रुपए हो, सरकारी व्यय 50 करोड़ रुपए और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति आप आगे चलकर उपभोग फलन में अध्ययन करेंगे। इसको MPC भी कहा जाता है। इसको B से प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि हमने देखा था कि C इज इक्वल टू A प्लस B1। ये जो B है ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति है। तो आय का निर्धारण किस प्रकार से होगा? उपयुक्त जो हमने सूत्र बनाया, इस सूत्र में हम मूल्यों को प्रतिस्थापित करेंगे। जैसे कि A 50 करोड़ रुपये, Y बराबर A में 50 प्लस निजी स्वायत्त निवेश I बराबर 100 प्लस सरकारी व्यय 50 अपॉन एक उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एक में से ज्ञात की जाती है। तो इसे 1 माइनस है 1 माइनस 0.8 जो ऊपर मूल्य प्रतिस्थापित किए 50 प्लस 100 प्लस 50 अपॉन 1 माइनस 0.8, इसको ये मूल्य प्रतिस्थापित कर दिए, क्योंकि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 1 क्या है? 1 आपको देखना होगा क्या है कि कुल आय जो प्राप्त होती है इसमें से लगभग 0.8 उपभोग पर खर्च कर दिया जाता है और 0.2 बचत हो जाती है। ठीक है, यदि उपभोग पर 8 भाग खर्च कर दिया है और बचत 2 भाग हुई है तो फिर राष्ट्रीय आय किस प्रकार से बढ़ेगी, ये हम देखते हैं। y बराबर 200/2/10, ये समीकरण सॉल्व करने पर, क्योंकि 0.2 1 में से 0.8 निकालेंगे तो 0.2 हमारे पास बचेगा। फिर इसका जब पॉइंट हटाएंगे तो 2/10 यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएगा। ऊपर सभी का प्लस कर देंगे तो 200/2/10 ये हमारे पास प्राप्त होगा। इसको और आगे यदि सॉल्व करेंगे तो 200 इसको ऊपर ले जाएंगे, 2/10 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 10/2, ये हमारे पास हो जाएगा। तो 200 × 10/2, 1000 करोड़ रुपए जो संतुलन आय या जो आय का निर्माण होगा, ये करने से यदि स्वायत्त उपभोग 50 करोड़ रहता है, निवेश 100 करोड़ रहता है और व्यय 50 करोड़ रहता है, तो जो राष्ट्रीय आय का संतुलन होगा या राष्ट्रीय आय जो निर्मित होगी एक अंतिम संतुलन स्थिति में, वो 1000 करोड़ रुपए होगी। अगर अर्थव्यवस्था में ये सारी क्रियाएं की जाती है, स्वायत्त उपभोग 50 करोड़ रहता है, स्वायत्त निवेश 100 करोड़ रहता है, सरकारी व्यय 50 करोड़ रुपए रहता है। आगे हम देखते हैं दूसरा, हम देखते हैं समष्टि आर्थिक तुलनात्मक स्थिति की। ये समष्टि विश्लेषण की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समष्टि चरों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप 2 अलग अलग संतुलन अवस्थाओं की तुलना की जाती है। प्रोफेसर J.M. कीन्स का बदलते संतुलन का सिद्धांत इसका अनुपम उदाहरण है। जैसे समष्टि स्थितिकी का समीकरण y = c + i संतुलन की प्रथम अवस्था को बताता है। अगर विनियोग की मात्रा बढ़ा दी जाए या परिवर्तित कर दी जाए तो नया समीकरण बन जाएगा yt = c + i + डेल्टा i। दोनों संतुलन अवस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण तुलनात्मक स्थितिकी कहा जाएगा।
यहाँ पर जो पहला समीकरण था y इक्वल टू सी प्लस आई, इसमें विनियोग को बढ़ा दिया गया है। विनियोग को बढ़ाने से राष्ट्रीय आय पर प्रभाव होगा, और राष्ट्रीय आय जो 1,000 करोड़ पे थी, राष्ट्रीय आय जो यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए पे थी वो चेंज हो जाएगी, जो कि हम रेखा चित्र में देखेंगे। ये रेखा चित्र है जिसमें सी की रेखा नहीं दी है, इसमें इसको हटा दिया गया है। ये प्रारंभिक मांग है सी प्लस आई, प्रारंभिक कुल मांग एग्रीगेट डिमांड फंक्शन सी प्लस आई। यहाँ पर डेल्टा आई से निवेश को बढ़ा दिया गया है। जो निवेश बढ़ने से, क्योंकि निवेश जब भी बढ़ता है तो निवेश का तात्पर्य क्या होता है? निवेश का तात्पर्य है कि कोई किसी प्रकार का उत्पादन के लिए कोई कारखाना स्थापित करना, या किसी प्रकार के उपकरण या कोई उत्पादन प्रक्रिया करना। जब उत्पादन करेंगे तो आय भी इससे बढ़ेगी। तो जब उत्पादन करेंगे आय बढ़ेगी, तो उत्पादन करने के लिए उत्पादन के साधनों की भी आवश्यकता होगी, जिससे उनको रोज़गार प्राप्त होगा। तो रोज़गार प्राप्त होगा तो वह अपनी वस्तु और सेवाओं की मांग को भी बढ़ाएंगे, जिससे समग्र मांग फलन जो बढ़कर हो जाएगा सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई। जब और कुल पूर्ति फलन ये दिया है y इज इक्वल टू सी प्लस आई, तो नया संतुलन बिंदु निर्धारित होगा E1 पर, और नई राष्ट्रीय आय निर्धारित होगी YT पर। तो इसमें हम देखते हैं कि समष्टि तुलनात्मक स्थिति में दो अलग अलग समय बिंदुओं पर स्थापित संतुलन अवस्था का अध्ययन करते हैं। अब इसमें यह नहीं देखते कि इस बिंदु से इस बिंदु पर किस प्रकार आए या परिवर्तन किस प्रकार हुआ, केवल एक पॉइंट यहाँ पर देखा और एक पॉइंट यहाँ पर देखा, एक पॉइंट यहाँ देखा और एक यहाँ पर देखा, और राष्ट्रीय आय जो बढ़कर y से YT हो गई उसको हमने यहाँ पर शो किया है। YT से आप क्या समझते हैं? YT का मतलब होता है, T का मतलब होता है वर्तमान समय, T-1 का होता है अर्थ होता है भूतकाल, T+1 का मतलब होता है आने वाला समय, T+2 का होता है उससे आगे आने वाला समय। तो इस प्रकार से यदि हम माइनस की तरफ चलते हैं तो भूतकाल की तरफ अर्थ विश्लेषण जाता है, और यदि प्लस की तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो भविष्य काल की तरफ हम आर्थिक विश्लेषण को संदर्भित करते हैं। समीकरण दिया है जो हमने निकाला था पूर्व में, इसमें डेल्टा आई जुड़ जाएगा बस, चूँकि YT बराबर A प्लस आई प्लस डेल्टा आई प्लस डेल्टा जी होगा अपॉन 1 माइनस B। इसमें यदि उन्हीं मूल्यों को प्रतिस्थापित करें और विनियोग को यदि इसमें जो बढ़ाया गया है वो 50 करोड़ रुपए से बढ़ाया गया है, विनियोग को जो बढ़ाया है वो 50 करोड़ रुपए से विनियोग को बढ़ाया गया, तो राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें हम देखते हैं सॉल्व करने पर, इसी प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 आएगा, फिर 250/2, 250 इंटू 10/2, 1250 करोड़ रुपए की जो राष्ट्रीय आय है वो निर्धारित होगी। देखते हैं, जहाँ समष्टि स्थिति की समष्टि अवस्था में आय का संतुलन 1,000 करोड़ था, वह निवेश में 50 करोड़ रुपए की वृद्धि करने से आय का नया संतुलन 1250 करोड़ पर पहुंचा। स्पष्ट है कि 50 करोड़ वृद्धि करने से आय में 250 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये हम समष्टि तुलनात्मक में दो स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। समष्टि आर्थिक प्राविगिक विश्लेषण। प्राविगिकी का मतलब क्या होता है? प्राविगिकी का मतलब होता है कि जिसमें अर्थव्यवस्था का गत्यात्मक रूप में या गतिशील रूप में जब हम अध्ययन करते हैं, अर्थव्यवस्था का गतिशील रूप में अध्ययन। गतिशील रूप क्या होता है? जब हमें किसी भी तत्व को स्थिर नहीं मानते। देखते हैं, इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन प्रक्रिया और परिवर्तन गति का अध्ययन किया जाता है। माना कि वर्तमान अवधि में उपभोग पिछले समय की आय पर निर्भर करता है, तो फलनात्मक संबंध होगा CT प्लस फंक्शन YT-1। इसमें बताया है CT इज इक्वल टू फंक्शन YT
-1, ये क्या चीज़ है? सी टी का मतलब है वर्तमान का उपभोग, टी का मतलब है वर्तमान, सी का मतलब है उपभोग। वर्तमान का उपभोग निर्भर है, किस पर निर्भर है? y t-1 पिछले समय की आय पर। जो भी व्यक्ति वर्तमान में उपभोग करता है, वो जो पूर्व में उनको आय प्राप्त होती है उस आय के आधार पर करते हैं, क्योंकि जब उनके पास आय होगी तभी वर्तमान में वो उपभोग कर पाएंगे। जिसमें सी टी किसी टी समय में उपभोग की कुल मात्रा है, जो कि t-1 समय की आय का फलन है। उसी प्रकार किसी समय में शुद्ध विनियोग त्वरक और समय टी समय में आय में होने वाले परिवर्तन का सूत्रक है। अब वर्तमान का जो निवेश है आई टी, वो निर्भर करता है वी। वी का मतलब होता है त्वरक, जो आगे आप चलकर पढ़ेंगे। त्वरक में त्वरक का मूल्य और वर्तमान समय की आय में परिवर्तन। त्वरक का मूल्य और वर्तमान समय की आय में परिवर्तन पर निर्भर करता है वर्तमान समय का विनियोग। अथवा इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, इसको v बाहर इसमें ले लिया, आई टी बराबर v ब्रैकेट y t-1 होगा। इसमें हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय किस प्रकार से बढ़ रही है। इसमें तीर का निशान जो दिखाया गया, उसके आधार पर राष्ट्रीय आय धीरे धीरे बढ़ती है और ई बिंदु से E1 बिंदु तक पहुंचती है। वही हमारे पास दिए गए हैं। समग्र पूर्ति फलन 45 डिग्री की रेखा, समग्र मांग फलन पहले का जो मांग फलन है, और डेल्टा आई से जो मांग फलन बढ़ता है उसमें जो नया संतुलन स्थापित होता है ई बिंदु से लेकर E1 बिंदु तक राष्ट्रीय आय y0 से y1 तक बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि जब डेल्टा आई में वृद्धि होती है या स्वायत्त निवेश यदि 50 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया है, तो सर्वप्रथम इस बिंदु पर ई बिंदु से ऊपर एल बिंदु की तरफ मांग में एकदम से विस्तार होता है। ई से एल बिंदु पर मांग में विस्तार होता है और कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन में असंतुलन उत्पन्न होता है। यहाँ पर कुल मांग फलन c प्लस आई प्लस डेल्टा आई और कुल पूर्ति फलन y=c+i एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं। यहाँ पर मांग फलन पूर्ति फलन में असंतुलन स्थापित होता है, क्योंकि जैसे ही निवेश बढ़ता है उपभोग बढ़ता है, उपभोग बढ़ने से मांग बढ़ती है, लेकिन पूर्ति उसी समय नहीं बढ़ती। पूर्ति बढ़ने में कुछ समय लगता है, क्योंकि निवेश बढ़ेगा, उत्पादन कार्य होगा, उत्पादन के साधनों को नियोजित किया जाएगा, तो मांग उत्पादन के साधनों को नियोजित किया जाएगा तो उत्पादन के साधनों को आय देनी पड़ेगी। लेकिन जब तक जो उत्पादित किया गया बाजार में बिकेगा, तब जाकर निवेशकर्ता को आय प्राप्त होगी। तो पहले सीधी मांग बढ़ जाती है, मांग बढ़ने से मांग फलन ऊपर विस्थापित हो जाता है c प्लस आई प्लस डेल्टा आई, c प्लस आई प्लस डेल्टा आई। और फिर इस मांग फलन के सहारे राष्ट्रीय आय धीरे धीरे बढ़ती है, जिसको L से M बिंदु तक दिखाया है। फिर राष्ट्रीय आय बढ़ती है और कुल पूर्ति भी धीरे धीरे इस रेखा के सहारे बढ़ती है। M बिंदु पर दूसरा पॉइंट आता है जहाँ पर राष्ट्रीय आय यहाँ तक आती है, लेकिन क्योंकि जो निवेश किया गया उसका प्रभाव ख़त्म नहीं होता, तो मांग यहाँ तक राष्ट्रीय आय जो बढ़ती है उससे मांग थोड़ी और बढ़ जाती है और वो M से N बिंदु पर चली जाती है। N बिंदु पर फिर वही प्रभाव होता है, राष्ट्रीय आय बढ़ती है, फिर P बिंदु तक राष्ट्रीय आय यहाँ तक बढ़ती है Q बिंदु तक, और मांग थोड़ा, क्योंकि निवेश का प्रभाव रहता है तो मांग थोड़ी बढ़कर P बिंदु पर चली जाती है। इस प्रकार एक सीढ़ी नुमा रूप से राष्ट्रीय आय बढ़कर E से E1 बिंदु पर पहुँच जाती है। पहले हमने पढ़ा कि समष्टि स्थिति की समष्टि तुलनात्मक स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया और मार्ग का अध्ययन नहीं किया जाता, जबकि यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है, मार्ग क्या है। तो ये तो है मार्ग जो सीढ़ी नुमा दिया गया है, और परिवर्तन कहाँ से कहाँ हुआ, ई से लेकर E1 तक। तो इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया और मार्ग दोनों का अध्ययन किया जाता है। ये इसका पूरा बताया गया है।
रेखा चित्र में एडीएफ कुल मांग फलन कुल उपभोग विनियोग सी रेखा द्वारा दिखाया है। ये से 45 डिग्री रेखा हुआ है द्वारा बताइए। प्रारंभिक संतुलन ये जहाँ राष्ट्रीय आय हुआ है 0, विनियोग डेल्टा आई द्वारा बढ़ाया जाता है तो मांग फलन सी प्लस आई प्लस डेल्टा आई रेखा होगी। नया संतुलन E1 होगा, राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय OYT होगी। प्रारंभिक संतुलन E से E1 तक चलन राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। वृद्धि की प्रक्रिया का विश्लेषण समष्टि प्रावैधिकी है। शून्य समयावधि विनियोग वृद्धि डेल्टा आई से पहली समयावधि में आय में परिवर्तन डेल्टा YT बराबर डेल्टा आई होगा। समयावधि 1 में आय में वृद्धि से उपभोग में परिवर्तन डेल्टा CI अतिरिक्त आय व उपभोग की सीमांत क्षमता के गुणनफल के बराबर होगा। उपभोग में वृद्धि से समयावधि 2 में T2 में आय में वृद्धि डेल्टा Y2 बराबर B डेल्टा Y होगी। इस प्रकार आय निर्माण की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि T अवधि में कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन E1 पर संतुलन में नहीं आता। स्पष्ट है कि आय में नए संतुलन की स्थापना का E से E1 तक रास्ता समष्टि प्रावैधिकी मार्ग है जो क्रमशः E से L, L से M, M से N और N से O और P और E1 तक पहुंचता है, जिस पर OYT का निर्धारण होता है। इस प्रकार पूर्व में दिए गए उदाहरण के आधार पर देखते हैं कि आय का प्रारंभिक स्तर Y0 1000 करोड़ रुपये था और निवेश में 50 करोड़ की वृद्धि के फलस्वरूप आय का साम्य स्तर YT 1250 करोड़ हो जाता है। अतः जब हम आय वृद्धि के इस नए समीकरण को देखते हैं का विश्लेषण करते हैं तो आय में होने वाली वृद्धि डेल्टा वाई प्रारंभ में शून्य अवधि से लेकर T समयावधि तक जनित संपूर्ण समयावधि की अतिरिक्त आय के योग के बराबर होती है, जिसे हम सूत्र रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यह आय वृद्धि की प्रक्रिया दर्शाई गई है। डेल्टा वाई बराबर डेल्टा Y1 प्लस डेल्टा Y2 डेल्टा Y3 प्लस डेल्टा YT। Y1 से लेकर T समय तक कुल आय में वृद्धि किस प्रकार होगी। जब निवेश को बढ़ाया जाता है तो उपभोग बढ़ता है, उपभोग में परिवर्तन होता है। पहली समयावधि में डेल्टा आई प्लस बी डेल्टा आई प्लस बी स्क्वायर दूसरी समयावधि में B2 डेल्टा आई। इसी प्रकार से T समयावधि BT -1 डेल्टा आई। इस प्रकार से डेल्टा आई 1 प्लस B2 प्लस B3 डैश डैश BT -1। इस संदर्भ में प्रथम समयावधि Y1 में आय का साम्य स्तर जो है वो इस प्रकार से होगा। Y1 बराबर A 50 करोड़ रुपए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8, आय जो प्रारंभिक आय थी हमारी 1000 करोड़ रुपए, निवेश 100 करोड़ रुपए, निवेश में परिवर्तन स्वायत्त निवेश 100 करोड़ रुपए, निवेश में परिवर्तन 50 करोड़ रुपए, स्वायत्त सरकारी व्यय 50 करोड़ रुपए। इस प्रकार आय वृद्धि 1050 करोड़ रुपए होती है। और डेल्टा Y1 में आय वृद्धि क्या होगी, क्योंकि Y0 में आय थी 1000 करोड़ रुपए तो डेल्टा Y1 में आय वृद्धि होगी Y1 माइनस Y0 1050 अपॉन 1000 50 करोड़ रुपए। इसी प्रकार द्वितीय समयावधि Y2 में साम्य आय इस प्रकार होगी। Y2 बराबर 50 प्लस 0.8 1050 प्लस 100 प्लस 50 करोड़ रुपये। 50 प्लस 840 प्लस 100 840 150 1050 में से 0.8 जब निकालते हैं शेष 840 बचता है, प्लस इसका गुणा करते हैं तो 840 हमें प्राप्त होता है। उपभोग की जो मात्रा है वो आय में से कितना उपभोग किया है प्राप्त होता है, प्लस 100 प्लस 50 करोड़ रुपये तो 1090 करोड़ रुपये। द्वितीय समयावधि में आय वृद्धि होती है 1090 माइनस 1050। इसी प्रकार से तीसरी चौथी समयावधि कुल आय बढ़कर 1122 और 1146 करोड़ रुपये होती है। और ये वृद्धि तब तक जारी रहेगी जब तक कि समयावधि T में आय बढ़कर 1250 करोड़ नहीं आती। जैसा कि हमने देखा था E पर आय थी 1000 करोड़ रुपये और E1 पर आय थी 1250 करोड़ रुपये। क्योंकि आय के इस स्तर पर कुल आय कुल व्यय में संतुलन या कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन में संतुलन हो जाता है। वही समीकरण रखकर हम इसमें मूल्य प्रतिस्थापित करके आय वृद्धि जो हम देख चुके हैं पहले। इस प्रकार आय में कुल वृद्धि का चलन विभिन्न समयावधि में क्रमशः इस प्रकार रहा है।
विभिन्न समयावधि में जो आय बढ़ी वो इस प्रकार से, जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है और परिवर्तन का मार्ग इस प्रकार से है। ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं, आगे चलकर हम दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें आगे के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अभी सभी स्टूडेंट्स को ये निर्देश है कि वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस वीडियो को 1-2 बार सुने, पढ़ें, समझें, जिससे उन्हें अधिक इसके बारे में नॉलेज बढ़ेगी और किस प्रकार से ये समष्टि आर्थिक विश्लेषण किया जाता है या किस प्रकार से आगे हम चलकर पढ़ेंगे उसके बारे में उन्हें नॉलेज होगी। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो 3 बताए हैं बाद में, समष्टि स्थितिकी, समष्टि तुलनात्मक स्थितिकी और समष्टि प्रायोगिकी, इसका अध्ययन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो अगले वीडियो में हम आगे चलकर इसके बारे में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।